आईएसएनआर रिपोर्ट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आहूजा और हम फिर से हाजिर हैं फ्लैश पॉइंट के नए एपिसोड में सुरेंद्र सिंह ओबरॉय के साथ। सुरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। 2 हफ्ते के लिए ईरान युद्ध को टाल दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने शर्तें कुछ मान ली है, कुछ शर्तें ईरान ने मान ली है। जो एक एक्सट्रीम पोजीशन थी, दोनों मुल्क उससे नीचे नीचे आए हैं। ईरान ने 2 हफ्ते के लिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोल दिया है, लेकिन इस शर्त के साथ कि ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज ईरान की मिलिट्री की निगरानी में खुलेगा। अमेरिका ने जो हार्डलाइन पोजीशन ले रखी थी वो भी उससे नीचे क्लाइम डाउन हुआ है। अमेरिका ने कहा था कि अनकंडीशनल रीओपनिंग होनी चाहिए और ईरान का कहना था कि उनको परमानेंट ये गारंटी चाहिए कि युद्ध और नहीं होगा। लेकिन ये पॉज सिर्फ 2 हफ्ते का है। थोड़ा सा ये पुराने पॉज की तरह ही है, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन इस बार थोड़ी उम्मीद ज्यादा है क्योंकि ये 2 हफ्ते का है, क्योंकि डिप्लोमेसी को और मौका मिलेगा खुलकर खेलने का। जी राजेश जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि एक आज 39th डे है, तो ये समझिए कि 40 चिलिया हो गया है 40 दिन का वॉर का। और अब जो ये सीज फायर है, ऑफ कोर्स ये कंडीशनल है सीज फायर 2 हफ्ते का। और आज अगर 8 तारीख है तो 22 तारीख तक एक रिलीफ है, कहीं शेलिंग नहीं होगी, फायरिंग नहीं होगी, कई लोग जो स्ट्रैंडेड हैं बाहर निकल आएंगे। और साथ ही जो फ्राइडे को टॉक्स होने वाली हैं, जो उम्मीद किया जा रहा है जो पहली बार होगी डायरेक्ट टॉक्स, अगर हुई तो ईरान के भी कोई रिप्रेजेंटेटिव होंगे और यूएस के भी होंगे। पर सबसे बड़ा जो रिलीफ है वो ईरानियन लोगों के लिए है, मैं यूं कहूंगा। देखिए, ईरान के ने काफी बैटर्ड हुआ है, ईरान वीक काफी हुआ है। यूएस ठीक है, विड्रॉ कर गया हुआ है, अपनी कंडीशंस और अपने ऑब्जेक्टिव्स वो अचीव नहीं कर सका है। ईरान ने अपनी शर्तें जो रखी हैं वो सामने 10 पॉइंट्स की अभी भी चल रही हैं। तो कहीं ना कहीं ईरान की जो इकोनॉमी है मैसिवली शैटर्ड है, बैटर्ड है। तो मेरे हिसाब से एक ईरान को काफी रिलीफ मिलेगा, गल्फ कंट्रीज को काफी रिलीफ मिलेगा। शेलिंग वगैरह नहीं होगी, मिसाइल्स नहीं होंगे, ड्रोन्स बड़े कम होंगे। तो फ्राइडे को बहुत ही दारोमदार रहता है कि अब ये टॉक्स किस एंगल पे जाएंगी, क्या होगा, क्या कंडीशंस मानी जाएंगी। और जो अगर आप दोनों की फुल स्टेटमेंट्स देखते हैं तो ये साफ जाहिर है कि ये कल की स्टेटमेंट नहीं है। दिस प्रिपरेशन हैज बीन डन फॉर ए लॉन्ग टाइम। और जैसे हम पहले भी अपने एपिसोड्स पे कह चुके हैं कि हमें इन मीडिएटर्स को हल्का नहीं लेना चाहिए। और साथ ही जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो चाइना इस वक्त है। चाइना एक साइलेंट प्लेयर है और अगले महीने जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं वो चाइना में होंगे। तो चाइना कभी नहीं चाहेगा कि जो उनका कॉन्क्लेव हो रहा है, जो उनके समिट हो रही है, उस पे ये वाला इशू डोमिनेट हो। वो बिल्डअप करना चाहता है, अमेरिका का पूरा भरपूर फायदा उठाना चाहते हैं इस वक्त कि मैक्सिमम बिजनेस इकोनॉमी का अपना फायदा उठा लें। और कहीं ना कहीं ट्रंप चाइना के साथ कुछ ना कुछ एक नई एसोसिएशन करेगा। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले हो चुका है या दिख रहा है, जो कितना कामयाब रहेगा हम कह नहीं सकते हैं। पाकिस्तान ने अपने आप को कहीं ना कहीं एक रोल बना लिया है इसमें। और इस्लामाबाद में जब अब ये टॉक्स वगैरह होंगी तो फर्दर इम्पोर्टेंस उनकी मिलेगी। तो अब्रप्टली एक कंट्री जिसे टेररिस्ट का हेडक्वार्टर कहा जाता था, अब अब्रप्टली पीस टेबल पे आ गया हुआ है। तो ये भी एक डिफरेंट एंगल है, इशू है। और नेबरहुड में जो भी लोग होंगे, चाहे अफगानिस्तान है, चाहे इंडिया है, चाहे बाकी लोग भी हैं, वो बड़े ध्यान से इस सब चीज को देखेंगे और ऑब्जर्व करेंगे हाउ द थिंग्स आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड। सुरेंद्र जी, डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये वॉर लगातार और आगे बढ़ा पाना बहुत मुश्किल हो गया था। वो उसको इस लेवल पर ले गए थे, ब्रिंक पर, जिसको कहते हैं कि अब बस खाई सामने थी और उसमें वो कूदने को तैयार थे। इजराइल के कुछ चैनल्स पे तो स्टॉप वॉच चल रहा था 8 बजे का, कि जैसे ही 8 बजे के उसके बाद जो है ईरान पर हमला शुरू हो जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पर्दे के पीछे काफी कुछ ऐसा चल रहा था। और ये डोनाल्ड ट्रंप लगातार जिस तरीके के बयान दे रहे थे, हालांकि इन बयानों से उनकी छवि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर बहुत खराब हुई है एज ए निगोशिएटर,
जिसको वो बोलते थे कि आई नो द आर्ट ऑफ डील, मुझे लगता है कि वो फार्स ऑफ डील था, आर्ट ऑफ डील की जगह उनकी छवि बहुत खराब हुई है। लेकिन ये बयान जो उनके लगातार आ रहे थे कि मैं ईरान की सिविलाइजेशन को नष्ट कर दूंगा और उनके सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद कर दूंगा, शायद वो एक प्रेशर टैक्टिक थी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज्यादा डेस्परेट हो गए थे कि किसी तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुले। जी जी, देखिए, अगर आप थोड़ा सा यूएस की इमेज देखेंगे जो प्रीवियस प्रेसिडेंट्स की थी, उन्हें देखा जाता था कि दे विल ब्रिंग स्टेबिलिटी, एक कंट्री में स्टेबिलिटी लेकर आएंगे, और हमेशा वो सेफ्टी वैल्व्स की तरह देखा जाता था, एक गारंटी देखा जाता था। लेकिन जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, उन्होंने ये जरूर पहले कहा था कि मैं इंटरनेशनली वॉर्स वगैरह में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता हूं और रिजॉल्व करना चाहता हूं, लेकिन कई कंट्रीज की वो फाउंडेशन शेक कर रहे हैं। अब वो सेफ्टी वेल्व्स यूएस के नहीं दिख रहे हैं। तो मेरे ये कहने का मतलब है, ये बहुत रिटोरिक हो गया था, और रिटोरिक के पीछे कहीं ना कहीं उन्हें मालूम था कि टॉक्स हो रही हैं। हिंट भी दे रहे थे वो अपनी बातचीत में कि जिस ग्रुप के साथ मैं बात कर रहा हूं वो इतने फंडामेंटलिस्ट नहीं है, वो मॉडरेट हैं, और हमारा कांटेक्ट भरपूर है। तो उस चीज से वो था, लेकिन रिटोरिक बहुत ज्यादा था। हम बार बार ये कहते आए हैं कि ये अपनी जो बातचीत करते हैं बड़ा डिसेप्शन देते हैं। ये मल्टीपल एंगल्स, ऐसा है कि मल्टीपल रॉकेट्स छोड़ देते हैं अपने मुंह से, डिफरेंट बातें कर देते हैं, और डिफरेंट लोग डिफरेंट एनालिसिस करना शुरू हो जाते हैं इस चीज पे। लेकिन कहीं ना कहीं इनकी जो टीम है, जरूर जो इनके ब्यूरोक्रेट्स हैं या इनके इंपॉर्टेंट थिंक टैंक्स हैं, वो कहीं ना कहीं मेजर काम कर रहे हैं। और लास्टली अगर आप देखिएगा इस वॉर के एंड के बाद, who is going to profit out of it? Again, US is going to profit out of it. ईरान को काफी डेवलप करने के लिए उससे काफी टाइम लग जाएगा इकोनॉमी के लिए, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को भी। अगर आज इवन ऑयल वगैरह के रेट गिरे हैं, स्टॉक मार्केट्स दोबारा राइज होनी शुरू हो गई हैं, लेकिन बहुत टाइम लगेगा ग्लोबल स्टेबिलिटी आने के लिए। और जो वॉर मैन्युफैक्चरिंग, वेपन मैन्युफैक्चरिंग के कंट्रीज होंगे, वो आगे अब बहुत फायदा उठाने लगे हैं, क्योंकि हर कंट्री अपनी सिक्योरिटी देखेगा। देखिए, नए रूल्स आ गए हैं वो। अब सबको डर रहेगा कि यूएन वगैरह को कोई पूछता ही नहीं है, जिनीवा कन्वेंशंस के बारे में कोई बात ही नहीं करता है। इस वॉर ने ये प्रूव कर दिया है दैट माइट इज राइट, और इस चीज के लिए अब डिफेंस करना हर कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्पेशली जो ये न्यू टेक्नोलॉजी की है, जो पुराने वेपनरी है हमारी, काफी हद तक ऑब्सलीट हो जाएगी, जो कन्वेंशनल वॉर्स वगैरह में यूज किया जाती है। मुझे लगता है कि ये एक ऐसा युद्ध था जिसमें डोनाल्ड ट्रंप का हारना जो है वो निश्चित था। इजराइल जो है वो फिर भी कह सकता है कि हमने ईरान की कैपेबिलिटीज को डिग्रेड कर दिया है, उसके प्रॉक्सीज की कैपेबिलिटीज को डिग्रेड कर दिया है, उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को हमने इतना नुकसान पहुंचा दिया है कि अगले 10 साल लगेंगे। और ये बात सही भी है, जिस तरीके से ईरान में बर्बादी हुई है इंफ्रास्ट्रक्चर की, उसे दोबारा से रीबिल्ड करने में, खड़ा करने में ईरान को बहुत वक्त लगने वाला है। भले ही उनको रशिया या चाइना से भी मदद मिल जाए, इसके बावजूद उन्हें बहुत वक्त लगने वाला है। और मुझे लगता है कि जो ईरान में रीबिल्डिंग का प्रोसेस होगा, उसमें बड़ी अहम भूमिका रहेगी रशिया और चाइना की, और उसमें भी वो कुछ मुनाफा कमाएंगे। लेकिन अमेरिका को क्या हासिल हुआ, और अमेरिका में इस वॉर के रुकने के बाद डोनाल्ड ट्रंप, एक तरफ तो डिमांड हो रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप इस वॉर को रोक दे, जब उन्होंने रोक दिया है तो उसके बाद इसको टैको मोमेंट कहा जा रहा है, ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट। तो ये डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से कंडक्ट किया है, इट इज मोर रिलेटेड टू हिज कंडक्ट देन द वॉर इटसेल्फ। नहीं, ये सच है कि उनकी जो फॉलोइंग है वो इस चीज से कम होगी, क्योंकि अगर आप उनके ऑब्जेक्टिव्स देखिए क्या अचीव किए हैं। अगर जो ईरान ने अपने 10 पॉइंट्स दिए हैं, और जो ईरान कह रहा है अपनी स्टेटमेंट में, जो कह रहे हैं जो उनके फॉरेन सेक्रेटरी विद द कंसेंट ऑफ देयर काउंसिल, तो वो क्लियर कह रहे हैं कि हम एनरिचमेंट करेंगे यूरेनियम।
तो क्या और वहीं पे आप देखिए यूएस कह रहा है कि हम लोगों ने इनका बिल्कुल खत्म कर दिया हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू रहेगा। दूसरा, जो आप अभी पहले अपने इंट्रोडक्शन में बोल रहे थे कि ये जो वाटरवेज हैं क्या ये ओपन हो जाएंगे, कंप्लीट ओपन हो जाएंगे, और अगर इसके ऊपर सिक्योरिटी का या इसका वॉच डॉग रहने के लिए क्या सिर्फ ईरान रहेगा या बाकी कंट्रीज भी इसमें ऐड होंगे? तो ये भी एक सवाल है जो ईरान ने अभी कहा है कि दिस विल रिमेन अंडर अस। तो वो एक अपनी चुंगी लगा लेंगे या वो जो टोल टैक्स वगैरह जैसा करेंगे जो अभी तक पहले था नहीं। तो ये ऐसे इशू है। और सैंक्शंस की बात जो है, वो सैंक्शंस खत्म करने के बाद कौन इसका फायदा उठाने वाला है? देखो, रशिया और चाइना तो पहले भी सैंक्शंस नहीं मानते थे। हाँ, हम लोगों ने 2019 के बाद लिया नहीं था, लेकिन हमारा रिलेशन चाबाद की वजह से बड़ा स्ट्रॉन्ग था ईरान के साथ, जो हमें रीबिल्ड करना पड़ेगा। लेकिन इधर यूएस कितना फायदा उठाता है अब इस चीजों का? तीसरी चीज जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट लगती है कि गल्फ कंट्रीज अब रिकंसिडर करेंगे कि हमारा जो नेट सिक्योरिटी यूएस प्रोवाइडर रहेगा या हमें अपनी खुद की एक आर्मी बनानी चाहिए। तो ये गल्फ कंट्रीज जितनी भी हैं, हो सकता है मिलके एक अपना सिक्योरिटी रिंग बनाए, और उसकी कौन सी कंट्री हेल्प करने वाली है, दैट विल बी अनदर बिग क्वेश्चन। तो जियोपॉलिटिक्स चीज के बाद काफी थोड़ी सी चेंज होंगी। ऑफ कोर्स इनकी दोनों क्लेम कर रहे हैं हमारी विक्ट्री है, पर मैं देखता हूं दोनों की साथ डिफीट भी है। ईरान का टॉप लीडरशिप डेसिमिनेट हो गई है, मिलिट्री डेसिमिनेट हो गई है। इवन रिजीम चेंज नहीं हुई है, इसलिए चेंज नहीं हुई क्योंकि वहां इस्लामिक रूल अभी भी है और इस्लामिक कंट्री रहेगी वहां पे। तो उनके फंडामेंटल्स प्रिंसिपल्स तो सारे वही रहेंगे। यहाँ पे तो अब किन के साथ नेगोशिएशंस करते हैं और अपोजिशन क्या रहती है, तो इट विल बी सॉर्ट ऑफ ए सेम थिंग विच इज गोइंग टू कंटिन्यू। अब अपोजिशन जो ईरान की खड़ी हुई थी, प्रोटेस्ट कर रहे थे, और जब से एग्जीक्यूशंस शुरू हुई हैं, जो पहले ट्रंप ने थ्रेटन किया था, तो वो एग्जीक्यूशंस अगर होती रही तो प्रोटेस्ट वगैरह बंद हो जाएंगे, एक डर रहेगा सबको। सिमिलरली यूएस का अब अपना अगर आप देखिएगा, उनके जो ऑब्जेक्टिव जैसे मैंने पहले भी बोला कि पूरे अचीव नहीं कर पाए हैं, ना वो न्यूक्लियर का उनका कंट्रोल अभी तक कर पाए हैं, ना उन्हें कुछ मिला है। हाँ, एक लीडरशिप उन्होंने जरूर डिसमिनेट की है। बाकी जितने भी ऑब्जेक्टिव्स उनके थे वो पूरे फुलफिल नहीं हुए हैं। वो जरूर कह रहे हैं कि हमने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए हैं, लेकिन मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स में डिस्ट्रक्शन ज्यादा हुई है। उनके मिलिट्री पोजीशंस खत्म होंगे, लेकिन सिविलियन लॉसेस भी बहुत हुए हैं। ऑयल फील्ड्स वगैरह पे भी काफी इफेक्ट हुआ है, विच इज अफेक्टिंग ग्लोबली, ना खाली ईरान को हो रहा है। मुझे लगता है सुरेंद्र जी, इस युद्ध में कोशिश नहीं करनी चाहिए हार जीत के हिसाब से फैसला करने का युद्ध में, क्योंकि हमेशा इंसानों की जान की बर्बादी होती है। लेकिन तीन विजेता मुझे साफ साफ नजर आ रहे हैं। वो है रशिया, चाइना और पाकिस्तान। रशिया जो है, अब ईरान को हथियारों की जरूरत होगी और वो रशिया सप्लाई करेगा। ईरान की इकोनॉमी को रीबिल्ड करने की जरूरत है, बहुत मैसिव कंस्ट्रक्शन वहां पे करने की जरूरत है, उसमें चाइना सामने आएगा। और इन दोनों ने ईरान पे बहुत बड़ा एहसान भी किया, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस में जब ये प्रस्ताव आया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोला जाए, तो इन दोनों ने उसको वीटो करके गिरा भी दिया। और पाकिस्तान भले ही आर्किटेक्ट नहीं था इस युद्ध विराम का, पार्शियल पॉज का, लेकिन पाकिस्तान के एक वो वेसल बना जिसके जरिए मैसेजेस का आदान प्रदान हुआ। और पाकिस्तान वो वेन्यू प्रोवाइड करवा रहा है जहां आगे की बातचीत होगी दोनों मुल्कों के बीच में। देखिए, अभी तक तो रशिया विनर था जब तक युद्ध चल रही थी। रशिया के सारे सैंक्शंस खत्म हो गए, ऑयल बिकना शुरू हो गया, बिल्कुल फ्लोट कर रहे हैं, और आई थिंक यूक्रेन में भी काफी अचीवमेंट कर लिया उन्होंने। और यूरोप अब इतना सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो टोटली इफेक्टिव हो रहा था। शायद अब थोड़ी सी कंसंट्रेशन हो। यूएस का लॉस ये है कि उनका नाटो के साथ और यूरोपियन यूनियन वालों के साथ डिफरेंसेस पैदा ज्यादा हो गए। जहां वो पीस बोर्ड बना रहे थे, उनके साथ मिलके काम करने के लिए सॉल्यूशंस लेके आने थे, चाहे वो गाजा का था या वो चीजें सारी स्टेलमेट नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा कि लेकिन दे आर जस्ट ऑन द शेल्फ नाउ, राइट नाउ।
दे आर नॉट बीइंग सीन एज ए प्रायोरिटी। इस सब में जो अभी पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट जो 40 डेज का हुआ है, 39-40 डेज का, इसका फायदा सबसे ज्यादा चाइना लेगा। और ये सोल्यूशन मेरे हिसाब से चाइना वाज द कंट्री हु वाज गिविंग दिस सोल्यूशन। पाकिस्तान में इतना अपना जोर नहीं है। अब देखिए, हर मीटिंग होने के बाद जब फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हो रही है तो चाइना फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर चाइना जा रहे हैं, चाइना बीच बीच में उनके साथ बातचीत करता जा रहा है। कहीं ना कहीं चाइना हैज प्लेड ए मेजर रोल और चाइना का ही ये सोल्यूशन है जो आ रहा है। और ईरान इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन चाइना। ईरान देखिए सरवाइव कर गया है, सबसे बड़ी चीज है कि सरवाइव कर गया है, लेकिन मैसिवली वीक हो गया है। कल की रात उनकी सबसे लंबी रात थी। आप सोचिए लोगों का क्या हाल था, कैंडल्स खरीद रहे थे, फूड खरीद रहे थे, स्टोर कर रहे थे, किसी को ये मालूम नहीं था कि वो सरवाइव करेंगे या नहीं करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी रहेगी या नहीं। उनके अब लॉसेस का अब एस्टिमेट होगा जब इंटरनेट वगैरह थोड़ा सा रिलीज होगा पूरे तरीके से और थोड़ा सा मीडिया को बातें पता चलनी शुरू होंगी। thousands of people have died, displaced, काफी चीजें हो गई हैं। इवन दो लोग अभी सड़कों में आके सेलिब्रेशंस आज कर रहे हैं, लेकिन उनको रीबिल्ड करना पड़ेगा। ईरान को बहुत मैसिव लॉसेस हुए हैं उनके वहां पे, तो ईरान को काफी टाइम लगेगा रीबिल्ड होने के लिए। हाँ, वेपनरी वगैरह उनको प्रोवाइड करता रहेगा चाइना और रशिया जो है, और इवन टर्की से भी वो अपने ड्रोन्स वगैरह लेते रहेंगे। पर सबसे इंपॉर्टेंट है नेगोशिएशंस पे क्या होता है। अमेरिकन दोबारा इसे लिंगर ऑन करेंगे, अमेरिकन अपनी इन्वॉल्वमेंट ज्यादा रखना चाहेंगे ईरान के साथ। अमेरिकन कोशिश करेंगे कि कुछ इनकी कंपनीज में इंटरफेरेंस करना शुरू करें, ऑयल इनसे लेना शुरू कर देंगे ताकि उनकी नजर में रहे ये क्या हो रहा है। और थर्ड जो रोल मैं देख रहा हूँ IAEA का है, आप न्यूक्लियर इश्यूज, इन्हें एनरिचमेंट फॉर द सिविल यूज अलाउ किया जाएगा, बट अंडर द सुपरविजन ऑफ IAEA को करने के लिए इंटरनेशनल एटॉमिक इनकी जो एनर्जी की है। हम उम्मीद करते हैं कि इस बातचीत का कोई लास्टिंग सोल्यूशन निकले और शांति जो है जो अभी 2 हफ्ते के लिए कायम हुई है वो हमेशा के लिए कायम हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। वेलकम जी, और लेट्स होप फ्राइडे becomes a good Friday.